हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका आज के ट्यूटोरियल डिस्कशन में। सो मिस्टर अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह मैं आपके साथ आज ये डिस्कशन करूंगा और हम 3 की इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। पहली बात, मालदीव्स भारत संबंधों के बारे में। दूसरा, ग्रीन क्रेडिट्स क्या होते हैं और कैसे वो फॉरेस्ट के लिए यूजफुल हो सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि क्या सरकार आपकी संपत्ति को कब्जा करके उसको बाद में रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है लार्जर सोशल गुड को ध्यान में रखते हुए। यानी अगर समाज में हमें ये करना है कि इनइक्वालिटी कम करनी है तो क्या गवर्नमेंट किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की जो संपत्ति है उसके ऊपर कब्जा करके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने भूदान मूवमेंट के बारे में सुना होगा या हमने लैंड सीलिंग के एक्ट के बारे में सुना था कि भाई एक पर्टिकुलर संख्या के बाद आपके पास ज़मीन नहीं हो सकती, क्योंकि पहले भारत में बहुत कम लोगों के पास में पूरी की पूरी ज़मीनें हुआ करती थी, ज़मींदार जो हुआ करते थे, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अभी रिसेंटली फिर न्यूज़ में था कि गवर्नमेंट चाहे तो रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है प्राइवेट प्रॉपर्टी को। तो उसको लेकर लीगल प्रोविजन क्या है वो डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल में। जीएस पेपर 2 में आपका कौन से आर्टिकल के तहत होता है, क्या केसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट बना देता है आपके लिए और बहुत रेलेवेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए भी। तो पहली चीज़ ये है कि क्या कहानी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस स्टार्ट किया था रिसेंटली 24 तारीख को। आप देखें तो एक हेडलाइंस थी जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्या गवर्नमेंट प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है या रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, ये अगर वो मटेरियल सोर्स ऑफ कम्युनिटी है ये देखते हुए। तो सवाल ये पहले, मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो पहले समझिए वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है यानी कि आपके बैंक से सारे पैसे निकाल के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मान लो कोई इंपॉर्टेंट एसेट है या कोई बिल्डिंग है या ज़मीनें हैं जो किसी इंडिविजुअल की, मान लो आपका एक फ्लैट है, तो क्या गवर्नमेंट उस फ्लैट को आके एक्वायर कर सकती है कि ये बोल के कि भाई कम्युनिटी की बेहतरी के लिए हमें चाहिए। तो क्या ऐसा जब वो करती है तो किस अनुच्छेद में संविधान के ऐसा लिखा हुआ है। तो डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 39B क्लियरली मेंशन करता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट के पास इसके पीछे कोई बेसिक लीगल प्रोविजन भी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिन केसेस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। पहला केस है रंगनाथ रेड्डी केस। अब याद रखिए, रेड्डी केस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 4-1 से ये डिक्लेयर किया था कि प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज जो हैं वो कम्युनिटी रिसोर्स के अंदर नहीं आते। लेकिन जब ये जजमेंट दिया गया था, याद रखिए रंगनाथन रेड्डी केस में, तो एक जस्टिस थे, जस्टिस अय्यर, इन्होंने कहा था नहीं, ये जो प्राइवेट ओन्ड रिसोर्स है ये बिल्कुल मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी, एक समाज के प्रॉपर्टी का ही हिस्सा है। और हालांकि इनके सपोर्ट में जजमेंट नहीं आई, जो जस्टिस अय्यर थे ये माइनॉरिटी में थे। लेकिन दोबारा जब केसेस आगे बढ़े, चाहे संजय कोक केस की बात करें या मफतलाल जजमेंट की बात करें या फिर मुंबई बेस्ड प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन की फाइल केस की बात करें, आगे चलकर यही जो निर्णय, जो इनका फैसला था कि हाँ ये आता है, वही फैसला लिया गया और ये बोला गया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी है और इसीलिए गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्वायर करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। अब हमारे लिए काम की चीज़ क्या है, पहला रंगनाथन रेड्डी केस में भी फैसला सुनाया गया था कि नहीं है, वो माइनॉरिटी व्यू था, केवल जस्टिस अय्यर ऐसा मानते थे कि हाँ ये सही है। लेकिन उसके बाद चाहे संजीव कोक केस हो, चाहे मफतलाल जजमेंट हो, चाहे मुंबई बेस्ड प्रॉपर्टी ओनर के एसोसिएशन का जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रॉपर्टीज़ को कब्जा कर सकते हैं रीडेवलपमेंट के लिए। मान लो कोई पार्क है या कुछ ऐसा इलाका है, गवर्नमेंट चाहे तो रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है उसको। तो कैसे होता है, तो पहली चीज़ है डीपीएसपी का आर्टिकल 39B। डीपीएसपी का आर्टिकल 39B बोलता गया है, तो ये कहता है कि अगर किसी कम्युनिटी का कोई मटेरियल रिसोर्स है तो उसको आम बेहतरी के लिए एक्वायर कर सकते हैं गवर्नमेंट। और डीपीएसपी क्या है भाई, तो ये गाइडिंग लाइट है। डीपीएसपी क्या जस्टिसेबल है, आप कोर्ट में जा सकते हैं उसको जस्टिफाई कि भाई डीपीएसपी को सरकार पूरा नहीं कर रही है, तो नहीं जा सकते, लेकिन ये प्रोविजन है। और डीएसपी क्या होती है, गाइडिंग लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऐसा चाहे तो कर सकती है। तो इसके ऊपर लगातार गवर्नमेंट ने कई केसेस, जैसे रंगनाथ रेड्डी केस, जो वहाँ पे माइनॉरिटी व्यू था कि हाँ ये सही है और इसलिए वो हार गए थे, लेकिन उसके बाद के केसेस में लगातार यही बोला गया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को आप कह सकते हो कि हाँ बिल्कुल ये कम्युनिटी रिसोर्सेज में आती हैं, तो गवर्नमेंट चाहे तो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट कि इस चीज़ के अलावा ये भी बोला गया था कि मार्क्सिस्ट व्यू जो होता है
कि पूरी तरह आप सब कुछ कब्जा कर लेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये भी सही तरीका नहीं है। ये भी, इसको आप संविधान को इस तरह नहीं दे सकते। जो मार्क्सिस्ट तरीका ये है, मार्क्सिस्ट व्यू ये होता है कि हर एक रिसोर्स पे सरकार का कब्जा होता है, स्टेट कंट्रोल्स एवरी प्रॉपर्टी, वो भी पक्ष कोर्ट नहीं लेता है। तो ये आप समझ गए हो कि बात क्या हुई है अभी तक, कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ के अंतर्गत आता है नॉर्मली। तो 39B जो हमारा है DPSP, उसके अंतर्गत 3 इंपॉर्टेंट केसेस थे। रंगनाथन रेड्डी केस, फिर आप मफतलाल इंडस्ट्री केस देख लो, या फिर आप बात कर लो संजीव कोक केस के बारे में। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिए कि भारत में उस समय में 1977-80s के पीरियड में सोशलिज्म की ओर बहुत पुश था। यही एक कोशिश या यही एक डायरेक्शन उस तरफ लेके जाता है चीज़ों को। तो इंपॉर्टेंट जो जजमेंट्स हैं वो कौन से, पता लग गया किस संविधान के आर्टिकल के अंदर ये बात की गई और कहाँ पर अपहेल्ड किया गया इसको। तो अंडर संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केस वर्सेस भारत कोकिंग कोल केस जो था, उसमें ऐसा किया गया। इससे पहले वाले केस में तो क्या था, रेड्डी केस में क्या था, माइनॉरिटी व्यू था, जिसमें कोर्ट ने नहीं कहा था कि हाँ सही है, लेकिन वो माइनॉरिटी व्यू ही आगे कोर्ट ने कहा कि यही सही है और बिल्कुल गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है। अभी प्रेजेंटली जो केस है वो केस है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट में एक बदलाव किया गया था और वहां पर कई सारी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया था। अब ये मामला बनाया इसलिए था कि मान लो मुंबई में, महाराष्ट्र में कोई पुरानी बिल्डिंगें हैं और उसको बदलाव करने के लिए, क्योंकि वहाँ किराए पे लोग रहते हैं, जहाँ घर थोड़े टूट फूट से भी गए तो खतरा हो सकता है वहाँ रहने वाले लोगों के लिए। तो इसके अंदर जो ऐसी बिल्डिंगें होती हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं उनके ऊपर सेस लगाया जाता है कि ऐसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिपेयर किया जा सके, दोबारा काम किया जा सके, क्योंकि वो बिल्डिंगें कभी ध्वस्त हो सकती हैं। तो इसके अंदर गवर्नमेंट चाहे तो कभी कभी लोगों को हटा भी सकती है। तो इसके अंदर एक आर्टिकल स्पेसिफिकली ये भी था कि अगर ऐसी बिल्डिंगें हैं तो ये जो महादा है ये चाहे तो उन बिल्डिंग को एक्वायर कर सकती है और उन्हें जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है घरों की, उनको दे सकती है। ये जो बदलाव किया गया, यहाँ क्लियरली देखिए, इसके हिसाब से तो महादा चाहे तो किसी भी बिल्डिंग को एक्वायर कर सकती है और वहाँ उनका फ्लैट जो है जिसका है अधिक से, उससे छीन के वो जो व्यक्ति जो नीडी है उसको दिया जा सकता है। और इसी केस के चक्कर में एक जो प्राइवेट ओनर एसोसिएशन है वो हाई कोर्ट पहुंचा कि भाई ये हमारे आर्टिकल 14 के खिलाफ है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जो DPSP के अंतर्गत जो लॉ बनाए गए वो आप राइट टू इक्वालिटी यानी 31C के खिलाफ नहीं जा सकते। आर्टिकल 31C में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो लार्जर पब्लिक गुड के लिए यूज़ किया जा रहा है तो उसके खिलाफ आप राइट टू इक्वालिटी का एक्ट नहीं लगा सकते। अगर रिजर्वेशन की हम बात करें, या फिर आप जो एग्रीकल्चर लैंड पे हम कुछ काम कर रहे होते हैं, पुअर पीपल के लिए अगर आप कुछ विशेष करना चाहते हैं, तो ऐसी जगहों पर आप राइट टू इक्वालिटी लेके नहीं जा सकते कि भाई मुझे इक्वालिटी नहीं मिल रही। तो वो चीज़ मेंशन है एज पर आर्टिकल 31C। इसलिए कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो नहीं चलने वाला। फिर उन्होंने यही कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में बाद में किया और वहीं पर ये क्वेश्चन आया था कि क्या मटीरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी जो है वो प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी को ऐड करता है या नहीं करता, यानी बिल्डिंग जो आपने सीज किया कि अब उसमें ऐड होगा या नहीं। और बाद में इसे बड़े बेंच के साथ भेजा गया और इसे जब बड़ी बेंच के पास भेजा गया कि भाई क्या होगा कैसे होगा, तो उसी मामले में भी जो फैसला है कोर्ट को सुनाना है। तो पूरी कहानी किस चीज़ को लेकर है कि क्या जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या वो कम्युनिटी रिसोर्स है और क्या गवर्नमेंट उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो ये मामला महाराष्ट्र में जो चेंजेस हुए थे लॉज में उससे जुड़ा हुआ है और अभी इसके ऊपर दोबारा सुनवाई हो रही है। अगला आर्टिकल देखते हैं जो बात करता है किसकी, ग्रीन क्रेडिट्स की। ग्रीन क्रेडिट्स क्या होता है, मान लो कंपनीज हैं और कंपनीज को कहा जाता है भाई पेड़ लगाओ, वो पेड़ लगाना भी चाहते हैं एनवायरनमेंट का भला हो, लेकिन एक पॉइंट के बाद उनका काम प्रॉफिट कमाना है तो वो पेड़ क्यों ही लगाएंगे। उसके लिए अगर कोई इंसेंटिव उन्हें मिले या अगर कोई ऐसी स्कीम हो जिसके तहत उनको बोला जाए कि आप जितने पेड़ लगाओगे आपको उतना क्रेडिट मिलेगा, ग्रीन क्रेडिट, जिसका इस्तेमाल आप बाद में इमिशन बढ़ाने में कर सकते हो या आपको कहीं और अगर इमिशन कम करना है तो वहाँ अपने क्रेडिट का इस्तेमाल आप कर सकते हो, अपने क्रेडिट्स किसी और कंपनी को बेच सकते हो। अगर ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिससे कंपनीज उन एरियाज में इन्वेस्ट करें जहाँ वाटर कंजर्वेशन, एफॉरेस्टेशन हो, उनके बदले में उनको क्रेडिट मिले तो वो ज़रूर ऐसा काम करना चाहेंगे। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च की थी, ग्रीन क्रेडिट स्कीम, लेकिन उसको लेकर कुछ विवाद है। या एफॉरेस्टेशन जो होगा वो कैसे जंगलों का होगा, क्या वो सही भी है या नहीं, तो इसी के ऊपर एक आर्टिकल है, तो पहले वो डिस्कस करते हैं। अक्टूबर 2023 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। कौन से मंत्रालय ने स्टार्ट किया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल अफेयर्स ने। इन्होंने क्या कहा कि एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म यानी हमने कुछ ऐसी सुविधाएं की हैं जिसको आप
अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है इन एरियाज़ में तो उसको जो क्रेडिट मिलेगा वो उसको खरीद बेच सकते हैं, जिससे उनका जो एनवायरनमेंट को लेकर कमिटमेंट है कि इमिशन कम करना है, या आप कैंपा यानी जो आपको कंपनसेटरी रीएफोरेस्टेशन करना होता है, नहीं कहीं अगर कोई आपने प्लांट खड़ा किया, कुछ पेड़ों का नुकसान हुआ तो उसकी जगह उतनी ही मात्रा में उससे बढ़कर आप कहीं और पेड़ लगाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये स्टार्ट किया गया। लेकिन अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो मैकेनिज्म होगा ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म, ये कई चीज़ों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। भारत में ऑलरेडी जो कई ऐसे लॉज हैं या कई ऐसी कोशिशें हैं उसके खिलाफ जा सकता है। सस्टेनेबल नहीं है ये। क्यों सस्टेनेबल नहीं है ये? क्योंकि पहली बात ये की गई है कि इंसेंटिव बनाना अच्छा है, इंसेंटिव आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन आपने जो बोल दिया कि वाटर कंजर्वेशन और अगर आप एफॉरेस्टेशन के ऊपर काम करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा। तो मान लो आपने जंगल काट के गिरा दिया और उसके बाद बोल दिया कि चलो भाई 500 पेड़ लगाने से मुझे 500 ग्रीन क्रेडिट मिलता है, तो मैं जाके 500 पेड़ लगा दूंगा। मतलब 500 मैंने बीज खरीदे आम के और पेड़ लगा दिए या बबूल के पेड़ लगा दिए। लेकिन जिस जंगल को काटा गया है, जहाँ पे जो फॉरेस्ट हटाया गया, वहाँ सिर्फ एक पेड़ नहीं होता है, वहाँ पे डाइवर्सिटी होती है। तो जब इस तरह का ग्रीन क्रेडिट कल्चर पुश किया जाएगा तो क्या हम मोनोकल्चर की तरफ चीज़ों को नहीं पुश कर रहे हैं? मोनोकल्चर मतलब आप एक ही तरह के क्रॉप को प्लांटेशन में यूज़ करते हो, जिससे कि एक जगह बहुत सारे वो क्रॉप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो तो पीपल या पॉपुलर जैसे पेड़ होते हैं जिनको प्लांट किया जाता है, इनकी लकड़ी बहुत महंगी होती है, तो आपको कई जगह देखेंगे किलोमीटर तक एक ही पेड़ लगे हुए हैं। तो असल में इन्वायरमेंट के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट के जो जंगल होते हैं नेचुरल में, वहाँ पे डाइवर्सिटी होती है बहुत सारी। और कई जगह जो ग्रीन कवर होता है उनमें प्लांट्स नहीं होते, उनमें हर्ब्स होते हैं, शर्ब्स होते हैं। तो इसलिए अगर आप लेह लद्दाख की बात करो तो उन जंगलों में केवल बड़े बड़े पेड़ नहीं होते, उसके अलावा और बहुत सारा फ्लोरा एंड फौना होता है। जब आप ये इंसेंटिव लेके आए हो, ये मैकेनिज्म लेके आए हो, तो इसके लिए यहाँ पर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। और प्लस जो गाइडलाइंस हैं वो काफ़ी नैरो है, यानी आपने ध्यान नहीं दिया कि जंगल अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। एफोरेस्टेशन करना पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन मोनोकल्चर को बढ़ावा देना, जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था, जंगल साफ किए थे या जंगलों में कॉफ़ी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन स्टार्ट की थी। तो टी उनको इसलिए अच्छी लगती थी कि भाई टी बेच के पैसा कमाएंगे, लेकिन उससे उन्होंने आसपास के जंगलों को पूरी तरह तबाह कर दिया। तो टी इज़ अ यू कैन से कि हाँ टी लगाया तो आपने क्या किया, टी आपने जब उनके शर्ब्स लगाए हैं तो अच्छी बात है, चाय की झाड़ियाँ हैं, लेकिन क्या वो जंगल है? नहीं, वो नहीं है। तो इट कैन नॉट रिप्लेस अ नॉर्मल फॉरेस्ट। प्लस कुछ पेड़ों के बीच में डिस्टेंस होता है, वो आप कैसे कवर करोगे? तो क्या कंपनियां इसका फ़ायदा उठा के लगातार जंगल काटना और उसके बदले में कुछ ऐसा मोनोकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू कर देगी? तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए बोला है कि भाई अब हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इसको देखा नहीं तो जो कंपनीज हैं इस लूप होल का फ़ायदा उठा सकती हैं कि आपको सब्सिडी मिल रही है और आप इसका इस्तेमाल लगातार कर सकते हो। तो बहुत बड़ी दिक्कत ये बन सकती है कि ग्रीन क्रेडिट को इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट की तरह, और यहाँ प्लांटेशन मोनोकल्चर को बढ़ावा मिल सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें कुछ बदलाव किए जाए। सरकार ने इसको भी पहचाना है। पहले गवर्नमेंट ने एक नॉर्मल नियम बना रखा था कि किस तरह का होगा, अब जो आप जंगल लगाओगे उसमें पेड़ कितने बड़े, स्टेट गवर्नमेंट आगे देखेगी, उसके हिसाब से आपको वहाँ पर फिर क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा है स्टेट्स डिफाइन करेगी कितना, किस लेवल तक जो फॉरेस्ट है डिग्रेड हुआ है, या ये फॉरेस्ट केवल ट्री से बना होना चाहिए। इसमें और भी प्रोविजन, जैसे मैंने बोला हर्ब्स एंड शर्ब्स की, क्योंकि हमारे पास 200 से ज़्यादा फॉरेस्ट है, उनमें मेजर जो फॉरेस्ट है वो ट्री डोमिनेटेड नहीं है, बुशेस डोमिनेटेड है, जैसे डेक्कन का रीजन हो गया, लेह लद्दाख का। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो वेजिटेशन है उसका ध्यान रखा जाए। और आप इस चीज़ में कि भाई हम इतने प्लांट कहीं और लगा देंगे, इस चक्कर में पूरे के पूरे जंगलों को तबाह कर देना चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, बनियन ट्री है, बरगद का पेड़, उसका कुछ एक बड़ा सा पेड़ है, उसके आसपास कुछ और फ्लोरा एंड फौना है, आप गए अपने पेड़ उखाड़ के फेंक दिया और वो प्लांट जगह कहीं और लगा दिया। पर जब आपने वो पौधा या पेड़ वहाँ से उखाड़ के फेंका है तो उसके आसपास एक पूरी इकोलॉजी होती है, जिस स्थिति में वो आज है वैसा बनने में उसको सालों लग जाएंगे। तो कह देना कि भाई इसके बदले हमने 2 प्लांट लगा लिए, इज इट इनफ? इज इट इनफ कंपनसेशन? इट इज़ नॉट। तो इसलिए ग्रीन क्रेडिट स्कीम के अंदर ये चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हमें नेचुरल फॉरेस्ट चाहिए जिनमें बायोडाइवर्सिटी हो। तो गवर्नमेंट जब भी ऐसे लॉज बनाती है या जब भी ऐसा इंसेंटिव क्रिएट करती है मार्केट के हिसाब से भी, तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना ज़रूरी है कि कुछ ऐसे स्टेप्स भी लिए जाएँ। ये बहुत ज़रूरी है कि हर लेवल पे हम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को ढंग से इम्प्लीमेंट करें। तो देखिए जो दिक्कतें हैं, अगर मैं आपसे बेसिकली पूछूं तो कहाँ आ सकती हैं। तो पहला आपको देखना है, विल इट पुश मोनोकल्चर? ठीक है। दूसरा, डाइवर्सिटी की बात आती है, कितनी डाइवर्सिटी क्रिएट करेगा ये। तीसरा,
जब ये चीज़ हो रही है तो इसको मेजर कैसे किया जाएगा कि भाई कितने प्लांट लगाए गए, कितने जो ट्रीज़ हैं वो बड़े हुए, और जो आपको क्रेडिट दिया जा रहा है पेड़ लगाने के लिए, क्या वो उतनी डाइवर्सिटी को भी बढ़ावा दे रहा है या नहीं, या आपने एक लूप होल पकड़ के उस हिसाब से पेड़ लगा दिए। तो इन सब चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है, तभी जाकर आप बेहतर तरीके से एफोरेस्टेशन के ऊपर पुश कर पाओगे। अभी क्या है, गवर्नमेंट के पास फिजिकल प्रेशर है, यानी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं कि सारे पेड़ जंगल वही बचाए वही पेड़ लगाए। तो बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ आए, और इसके लिए ये अच्छी स्कीम है कि आपने मार्केट का इस्तेमाल किया है। लेकिन एक इकोसिस्टम जो है वो केवल पेड़ लगाने से नहीं होता, उसके आसपास पूरी जो उसकी प्रकृति है वो खड़ी करनी होती है। आपने मान लो अभी बोला कि एफोरेस्टेशन करने पर आपको ग्रीन क्रेडिट मिलेंगे, फिर वैसे ही आपको क्रेडिट मिलेंगे वाटर कंजर्वेशन पे, वेस्ट मैनेजमेंट पे। तो क्या ये एक ऐसा हम अम्ब्रेला बना सकते हैं जहाँ अलग अलग कंपोनेंट इसके अंदर आ जाएं? क्या प्रोविजन होंगे, कैसे मेजर किए जाएंगे, कितना सक्सेसफुल होगा, ये सब है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अभी बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट का सुविधा नहीं है इसके अंदर, तो बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट हमें के अंदर और क्या पुश किया जा सकता है कि बायोडाइवर्सिटी वो क्रिएट तो कर नहीं रहा, पेड़ लगाना इज नॉट बायोडाइवर्सिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम बेहतर तरीके से मार्केट की तरह पुश करें। ये रिक्वायरमेंट है कि आपको जैसा मार्केट बिहेव करता है, अगर मान लो कई सारी कंपनीज हैं जिनको ग्रीन क्रेडिट चाहिए, अभी वो चाहते हैं कि वो अपने एनवायरमेंटल जो नॉर्म्स है उसको पूरा कर सकें, उनको ग्रीन क्रेडिट चाहिए, तो वो ऐसी कंपनीज को ढूंढेंगे जिनके पास हो, जिनसे वो खरीद सकें, या खुद वो जंगल लगाएं ताकि उनको ग्रीन क्रेडिट मिले। तो ये मार्केट मैकेनिज्म है जिसके तहत कंपनीज खुद आके काम करेंगी, गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना। लेकिन प्राइवेट कंपनियां बहुत तेज होती है इस मामले में, तो बहुत ज़रूरी है कि इसको मैनेज भी किया जाए, सही तरह से बैकिंग की जाए। जो ट्रेड है वो कैसे हो रहा है, किस तरह के आप एफोरेस्टेशन कर रहे हो, क्या इसका लूप होल का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, ये पूरी कहानी है। तो इसे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन इसके साथ विवाद भी उतने ही सारे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा हो क्या डिस्कशन हुई है हमारी, ठीक है। तो हमारी जो कंप्लाइंसेस हैं, हमारे जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस हैं, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, और हमारा जो मेजरमेंट है क्रेडिट का वो कैसे होगा, ये डिफाइन करेगा कि प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके साथ भी यहाँ थोड़ा सा विवाद है कि उसके अंतर्गत कोई डेफिनेशन नहीं है फॉरेस्ट की या डिग्रेडेड फॉरेस्ट की। तो हमें अपने इकोसिस्टम को कैसे और किस तरह कंजर्व करना है, और क्या एक डिफाइंड वे होता है फॉरेस्ट को रिक्रिएट करने का, एफॉरेस्टेशन करने का, वो अभी तक बना नहीं है। तो इसको भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ऐसे प्रोग्राम इंडिया को सही में मदद कर पाएंगे। तो जैसे मैंने पहले भी बोला, आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और फिर मेजर करना पड़ेगा। 3 स्टेप प्रोसेस है ये। तो ये बेसिक आर्ग्यूमेंट है इस आर्टिकल का जो हमने डिस्कस कर लिया। अब अगले आर्टिकल पे आते हैं जो बात करता है मालदीव्स की और स्टेबिलिटी इन मालदीव्स की। तो मालदीव्स में नए हेड ऑफ द स्टेट चुन के आए, लेकिन मालदीव्स पहले देखे हैं कहाँ, तो लक्षद्वीप से थोड़ा आगे मालदीव्स है। लक्षद्वीप में प्राइम मिनिस्टर गए भी थे, तो मालदीव्स अचानक से न्यूज़ में आ गया था। अब मालदीव्स वो जगह है जहाँ एक समय में एक कू अटेम्प्ट किया गया था, यानी तख्ता पलट की कोशिश की गई थी, और इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन कैक्टस किया था, जहाँ भारत से लोग गए थे, भारत के सिपाहियों ने जाकर उनके सरकार को गिरने से बचाया था, तख्ता पलट होने से रोका था। कुछ आतंकवादी इनके देश के ऊपर ही कब्जा करने वाले थे। ये वो देश है जहाँ हम पानी पहुँचाते हैं। इंडिया का एक क्लोज देश जिसे कह सकते हैं वो है ये, 8 डिग्री चैनल के पार मालदीव्स है ये। लेकिन समस्या क्या है, अब धीरे धीरे यहाँ पर ये चाइना के करीब जाता जा रहा है, और जो इनकी नई पार्टी आई है, नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, प्रेसिडेंट आए हैं, वो हमेशा इंडिया के खिलाफ बोलना बहुत प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है मोहम्मद मुइज़ू, इनकी पार्टी पीएनसी चुन के आई, 70 सीटें जीती, इनके पार्लियामेंट जिसे मजलिस कहते हैं। और इसके बाद अब गवर्नमेंट क्या करेगी वो देखने वाली बात होगी। खास बात यह कि इनकी पार्टी पीएनसी की अपोजिशन में जो है वो है एमडीपी, मालदीवियन, ये तो इनकी कंपनी का नाम क्या है, सॉरी इनकी पार्टी का नाम है पीएनसी, उसके बदले वर्सेस है एमडीपी अपोजिशन में। एमडीपी ऐसी पार्टी है जो प्रो इंडिया स्टैंड लिया करती थी, और म्यूजो जो है ये अक्सर देखा जाते थे कि ये हमेशा एंटी इंडिया स्टैंड्स की तरफ बढ़ते हुए दिखते थे। अब इनको बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी मिल गई है, तो अब इतनी ज़्यादा पावर जब इनके पास आई है तो आगे क्या करेंगे वो देखने वाली बात है। म्यूजो के टाइम में ही इंडिया आउट कैंपेन काफ़ी तेज़ी से मालदीव्स में फैला था, क्योंकि इंडिया अपने सागर इनिशिएटिव के अंतर्गत या फिर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत मालदीव्स में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करती है, चाहे वो मेडिसिन की सुविधाएं हो, स्कूलिंग की बात हो। अब उस बीच में ये मालदीव्स एक ऐसी छोटी सी आइलैंड कंट्री है जो इंडियन ओशन में बहुत स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है। यहाँ पर अगर किसी को कोई बेस मिल जाए, कोई अपनी नेवल बेस बना ले या मिलिट्री बेस बना ले, तो वहाँ से वो इंडिया के ऊपर नज़र रख सकता है। यहाँ तक कि जो स्टेट ऑफ मलक्का है
वहाँ से जो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं उसके ऊपर नज़र रख सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और इंडिया हमेशा से यहाँ पे इंडिया की थोड़ी बहुत प्रेजेंस रही है। तो अचानक से इंडिया आउट कैंपेन का आना, और अभी जो इनको इंडिया ने कुछ हेलीकॉप्टर्स भी गिफ्ट में दिए थे, कुछ वेसल्स भी गिफ्ट में दिए थे ताकि अपने जो कोस्टल एरिया उसकी सुरक्षा कर पाइए। यहाँ तक बात अब उठ रही है कि भाई इंडिया के ट्रूप जो यहाँ से वापस चले जाने चाहिए। जो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए हमने जिनको सप्लाईज दिए, अब आवाज़ ये उठ रही है कि भाई ये भारत चाइना में दे के हमारे पर दबाव बनाना चाहता है, हमें कंट्रोल करना चाहता है। भारत के साथ एक हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट भी हुआ था जो इनके ही कार्यकाल में ख़त्म हुआ। हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट ये था कि भाई वहाँ के आसपास आप इलाके में आकर चेक करोगे क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं। इस चीज़ को देखने के लिए आप हाइड्रोग्राफिक सर्वे करते हो। तो वो इंडिया करने वाला था, लेकिन वो उन्होंने कैंसिल करके वो चाइना के पास चले गए। तो श्रीलंका के बाद ये दूसरा देश है जो लगातार शिफ्ट हो जा रहा है फ्रॉम इंडिया टू चाइना, क्योंकि चाइना यहाँ लगातार इनके इलेक्शंस में इंटरफेयर भी कर रहा है, लगातार इनको अपने डेट ट्रैप में फंसाना चाहता है। यानी सस्ते लोन्स देख के इनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश लगातार चाइना कर रहा है। और रिसेंटली लक्षद्वीप में जब प्राइम मिनिस्टर गए थे तब गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऐसी आई नहीं थी, पर इनके मिनिस्टर्स ने कुछ ऐसे बयान दिए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, इंडिया के बारे में। तो वो दिखाता है कि लगातार रिश्तों में अब खटास बढ़ रही है। और उस विवाद के बाद इंडिया के टूरिस्ट बहुत सारे कम हो गए थे मालदीव जाना। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ इंडिया से ही आते हैं मेजरली, तो इंडिया एक मेजर कंट्री में से एक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर रिश्ते ख़राब होते दिखे हैं। ट्रेडिशनली अगर मैं बात करूँ तो रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन अंदर म्यूज़ो ये कैसे रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। जब म्यूज़ो ने अपनी कमान संभाली थी तो इन्होंने कहा था हम प्रो इंडिया या प्रो चाइना नहीं, हम प्रो मालदीव्स पॉलिसी रखना चाहते हैं। और जब इनको ज़रूरत पड़ी तब हालांकि इंडिया के पास पहुंच गए, लेकिन मालदीव्स को पता है कि मालदीव्स की जो लोकेशन है जैसे अब यहाँ पर है, तो यहाँ नीचे आपको यहाँ पर है स्टेट ऑफ मलक्का। अगर आप इस तरफ देखें मैप में यहाँ पर, तो यहाँ पर बैठ के आप स्टेट ऑफ मलक्का को के ऊपर एक नज़र रख सकते हैं। आपके पास पूरा इंडियन ओशन का रीजन आता है, आपको यहाँ पर रेड सी का इलाका है, तो इस पूरे इलाके को आप ढंग से देख सकते हो। इसलिए बहुत स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये। और चाइना और इंडिया का कंपटीशन यहाँ पे चल रहा है अपने आप को स्ट्रांगली स्टैब्लिश करने के लिए। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत इंडिया ने कई सारे अपनी तरफ से वॉलंटरी मेजर्स लिए ताकि ट्रस्ट बढ़े, चीज़ें बढ़े। लेकिन इनकी गवर्नमेंट जो बदल रही है, देखिए पहले जो यहाँ पे गवर्नमेंट थी, जो पहले यहाँ पर जिनका शासन रहा, उनके जाने के बाद लगातार मालदीव के साथ भारत के संबंध जो प्रेसिडेंट बनता है उसके हिसाब से शिफ्ट होते रहते हैं, कभी प्रो इंडिया कभी प्रो चाइना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि ये कंट्री पूरी तरह चाइना के कंट्रोल में न चली जाए, और इंडिया लगातार इसकी कोशिश कर रहा है। जैसे मालदीव भारत के साथ किस ग्लोबल ग्रुपिंग का पार्ट है? क्या ये सार्क का पार्ट है? क्या ये बिम्स्टेक का पार्ट है? सही जवाब बताइए मुझे। तो मालदीव असल में सार्क का पार्ट है, ना कि बिम्स्टेक का। तो इंडिया लगातार कोशिश करता ही रहता है कि किसी तरह भी मालदीव से संबंधों को और ज़रा बेहतर किया जाए। अब अब्दुल्ला यमीन या इससे पहले जो सोली थे जिनके प्रेसिडेंट थे, वो काफ़ी ज़्यादा प्रो इंडिया स्टैंड रखते थे। लेकिन और उससे पहले नाशीद जब थे वो भी काफ़ी प्रो इंडिया स्टैंड रखा करते थे। लेकिन यमीन और उसके बाद मीज़ो, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रो चाइना स्टैंड लिया और लगातार ये चाइना के और करीब होता जा रहा है, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम हो सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया अब मालदीव के साथ अपने संबंधों को रीवैल्यूएट भी कर रहा है। और लक्षद्वीप का पुश हो या फिर भारत लगातार इन्हें सपोर्ट करने की बातें करता रहता है, पर इंडिया के लिए क्यों रेलेवेंट है ये? इनकी लोकेशन स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनली इंडिया का एक सपोर्टर रहा है, इंडिया का क्लोज फ्रेंड रहा है। हमने इनकी गवर्नमेंट को गिरने से भी कई बार बचाया, चाहे हम बात करें ऑप्शन कैक्टस के अंतर्गत या यहाँ पानी पहुँचाने की बात हो, जब माले जिनकी कैपिटल में पानी की कमी हो गई तब वहाँ की बात करें, वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत हमने इनको बहुत सारी फ्री वैक्सीन दी थी। तो इंडिया ने लगातार यहाँ पे बड़ा रोल निभाया। तो अब ज़रूरी है कि इंडिया उसको यूज़ करे और अपने संबंधों को इनके साथ नॉर्मलाइज करे। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।